तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम एंड हाउ टू कंपेयर टू लॉगरिथम। ठीक है, और ये थोड़ा सा हाईली कॉन्सेप्चुअल जोन है और बहुत अच्छे से समझोगे। ये थोड़ा सा यहाँ से लेवल अपग्रेड होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो जो नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड कर करके बार बार देखोगे। ठीक है, तो अब आता है ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। इसका ग्राफ बनाना है। तो हमने तुम्हें क्या बताया था, ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब अब दो केस बनेगा बेस का। पहला, जब बेस 1 से ज़्यादा हो, जब बेस 1 से ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में लॉग का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया 1, 0, ये माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, ये ऑरिजिन है। लॉग 0 तो अनडिफाइंड होता है, लॉग एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड। अब किसी ने तुमसे ये पूछा, तो बताओ log 0 प्लस क्या होगा। 0 प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा बड़ा। जैसे ही 0 से थोड़ा बड़ा देखोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ दिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट। तो ये याद रखना है, 0 से थोड़ा सा बड़ा और बेस 1 से ज़्यादा है तो उस केस में वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट को। अब यहाँ पर अगर किसी ने बोला log x इनफाइनाइट को चला गया, तो x इनफाइनाइट को गया तो y भी किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब log हैविंग बेस b प्लस इनफाइनाइट किसकी ओर चला जाएगा, इनफाइनाइट की ओर। तीसरा क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, अब इस x के लिए ये y है, इस x के लिए ये y है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नेचर इज इंक्रीजिंग। इन दिस केस नेचर ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिवली। तो इसको समझने के लिए तुम ऐसा करो, जो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू log x हैविंग बेस 2 ले लो। अब इस तरह का एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, जिस तरह से तुम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे। अब मैं यहाँ x का वैल्यू रखूँगा, तो x का वैल्यू मैंने रखा 2 to the power -10। तो ये x है, तो इसका y कितना मिलेगा, -10। यहाँ रखा 2 to the power -5, तो यहाँ क्या मिलेगा, -5। यहाँ रख दिया -4, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ रख दिया 2 to the power -4। ये हम x यहाँ रखते जा रहे हैं, तो y कितना मिलेगा, -4। यहाँ मैंने रखा 2 to the power -1, तो -1। यहाँ मैंने 1 रखा तो 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 to the power 1 रखा, 1 मिला। 2 to the power 2 रखा, 2 मिला।
2 to the power 3 रखा, 3 मिला, इस तरह से वैल्यू रखते चलो। 7 मिला, 2 to the power 20 रख दिया, 20 मिला। तो इन सारे पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है, एक बात तो कन्फर्म हो गया, जो नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते हो वरना अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 से जस्ट बड़ा लेना है। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे इन सारे पॉइंट्स को रखते तुम जा रहे हो यहाँ पर, इस एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वाई ये, तो तुम देख रहे हो ये वैल्यू जो है इस तरह से चलता चला जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो कहने का मतलब है जो इसके ग्राफ का नेचर ऐसा चलता चला जाएगा और ये कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना। इस ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, जिसको इधर खींचेंगे तो ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पर अगर तुमने एक्स यहाँ 0 लिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो शुरुआत 0 से जस्ट आगे ही होगा। तो 0 से जस्ट आगे से जब शुरुआत होगा तो ग्राफ भी y के जस्ट आगे से ही स्टार्ट होगा। तो ये जहाँ भी खींच के ले जाओ ये ग्राफ ये y एक्सिस को कभी ना टच करेगा ना कभी इंटरसेक्ट करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? log x हैविंग बेस b, उस केस में जब b बेस 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब और यहाँ पे सेकेंड केस 2। when base b lies between 0 to 1, तो बेस b जब 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में इसके ग्राफ का नेचर एक मिनट, ये थोड़ा सा विकलांग हो गया ग्राफ, ऐसे देखो इस तरह से चलता चला जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया यहाँ पर, बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ का नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो फिलहाल तुम ये समझो, जो ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बाएं से दाएं की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे वाई का वैल्यू अगर बढ़ता गया तो इंक्रीजिंग है, वाई का वैल्यू घटता गया तो डिक्रीजिंग है। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू लिखते जाओ 1 2 3 4, तो y का वैल्यू 1 4 9 16, तो इसका मतलब इसका नेचर इंक्रीजिंग है इस साइड में, ठीक है। वही अगर मैंने y बराबर 1/x लिया तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू घटता जाएगा, तो इसका नेचर डिक्रीजिंग है। इसी तरह log में अगर बेस 0 से 1 है तो जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू घटता जाएगा, y का वैल्यू घटता जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे log बेस हाफ है, मैंने यहाँ रखा 4, log बेस हाफ है, मैंने यहाँ रखा 8, बेस 0 से 1 है, सिंप्लीफाई करो, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा -2 और इसका वैल्यू कितना आएगा -3। तो देख रहे हो जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो y का वैल्यू घटता जा रहा है। क्लियर? जैसे log बेस हाफ, यहाँ मैंने लिया 16, तो ये कितना आया -4। x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है y घटता जा रहा है, इसलिए नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहाँ इस सिचुएशन में तुम देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा था
y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, तो नेचर क्या था यहाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है यहाँ तक। तो इस बेसिस पर अब यहाँ पर भी एक दो पॉइंट लिख लो। पहला, तो यहाँ अगर x 0 से थोड़ा बड़ा है तो log x हैविंग बेस b का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, एंड ऑब्वियसली b 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, b लाइज बिटवीन 0 to 1। दूसरा, अगर x प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है यहाँ, तो इस केस में log b माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। देखो ना, इस x के लिए y इधर मिलना चालू होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नेचर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेचर मतलब नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है यहाँ तक। तो आई होप ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आओ साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म। डायरेक्टली तुम्हें ये पता करना, वैल्यू नहीं बताना, ये बताना जिसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा। साइन ऑफ द लॉगरिथमिक टर्म्स, तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग मतलब इसको दिमाग में रखोगे तो रिजल्ट कैच करने में आसानी होगा। ठीक है। तो लॉगरिथमिक टर्म्स will be positive if base and argument lies on the same side of unity, तो देखो कहने का मतलब क्या है, जो मान लो ये y इक्वल्स टू log x हैविंग बेस b है, तो ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है, तो ये डिफाइंड होता है 0 से इनफाइनाइट में, यहाँ 1 आएगा। तो पहला सिचुएशन, जो अगर आर्ग्यूमेंट 1 से ज़्यादा हो और बेस भी 1 से ज़्यादा हो, इफ आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1 बेस ग्रेटर देन 1, इन दिस केस log x having base b is पॉजिटिव, दोनों का दोनों। ठीक है। और यहाँ इफ आर्ग्यूमेंट जीरो से 1 हो एंड बेस भी 0 से 1 के बीच में हो, इस सिचुएशन में भी log पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदरवाइज नेगेटिव देगा। मतलब आर्ग्यूमेंट इस इंटरवल में है, बेस इधर है, नेगेटिव देगा। ठीक है। इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। अब जैसे तुमसे किसी ने पूछा जो log 5 हैविंग बेस 3, इसका वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में, वैल्यू क्या आएगा अभी नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा वो प्लस में आएगा।
ठीक है, तो तुम खुद सोचो 5 यहाँ नंबर लाइन पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बेस 3 है। अगर यहाँ 3 रखा तो ये 1 देगा, तो 5 रखा तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वो समथिंग कैसे निकालते हैं वो बाद में सीखेंगे। एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया जो 1 से ज़्यादा वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अब बताओ तुम लोग, अगर मैंने तुमसे पूछा log हैविंग बेस 1/3 आर्ग्यूमेंट 1/27, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। सीधे पॉजिटिव कैसे? बेस भी 0 से 1 है, आर्ग्यूमेंट भी 0 से 1 के बीच में है, वैल्यू पक्का पॉजिटिव आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कैलकुलेट कर लो। 3 to the power -1, 3 to the power -3, सिंप्लीफाई करो, आंसर +3 आ रहा होगा। पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। तुम क्या देख रहे हो? जो अगर नॉन स्टैंडर्ड भी रहता, जैसे log 1/57 और यहाँ 1/919, वैल्यू क्या आएगा नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस 1 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट 0 से 1 उल्टा है, एक इसमें पड़ा दूसरा इसमें पड़ा, तो ये नेगेटिव होगा। ये चाहे बेस मैंने ले लिया 1/2, यहाँ ले लिया 16, ये वैल्यू पक्का नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा तुम्हें लॉग कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों का दोनों 1 से ज़्यादा है पॉजिटिव, दोनों का दोनों 0 से 1 में है लॉग पॉजिटिव, एक इधर है दूसरा इधर है तो लॉग नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद आता है तुमने अगला कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू लॉगरिथम्स। कंपैरिजन बिटवीन टू लॉगरिथम्स। ठीक है, तो अब यहाँ 2 लॉग दिया रहेगा और तुम्हें ये पता करना है जो इनमें से बताओ किसका वैल्यू क्या है वो नहीं मालूम है, ये पता करना है जो कौन सा लॉग बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे। तो जैसे एक लॉग है log x हैविंग बेस b, एंड दूसरा लॉग है log y हैविंग बेस b greater than 1, b not equals to 1, b greater than 0, b not equals to 1, x and y greater than 0। ठीक है, अब और इसमें पहला सिचुएशन, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉग डिफाइंड होना ही चाहिए कंपैरिजन होने के लिए। अब और पहला सिचुएशन, ठीक है, पहला सिचुएशन क्या कह रहा है? जो दोनों लॉग का बेस 1 से ज़्यादा है एंड दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 से ज़्यादा है, दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 से ज़्यादा है, दोनों लॉग का बेस 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इस सिचुएशन में जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है वो ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इफ बेस of both logarithm are same, if base of both logarithm are same and argument are different then the greater argument
या तुम ये वो ग्रेटर आर्ग्यूमेंट का मतलब द लॉग हैविंग greater argument will produce maximum value. And obviously provided base and argument greater than 1. ठीक है, तो देखो अब तुम ऐसे समझ सकते हो यहाँ, जैसे बेस 1 से ज़्यादा है और ये x है, ये y है, x स्मॉलर देन y है। x रखने पर ये log x हैविंग बेस b होगा और y रखने पर ये log x हैविंग बेस log y हैविंग बेस b होगा। इसका मतलब if base greater than 1 and x smaller than y, then log x having base b is smaller than log y having base b. समझ रहे हो? तो अगर तुमसे पूछा गया बताओ log 7 having base 3 and log 11 having base 3, इनमें कौन एक दूसरे से बड़ा है? तो दोनों का बेस सेम है और बेस 1 से ज़्यादा है, तो हमने देखा दोनों में से किसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है? सेम बेस 1 से ज़्यादा। तो देखेंगे जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है वो ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर है। मतलब log 11 हैविंग बेस 3 का वैल्यू जो कुछ भी आ रहा होगा वो पक्का log 7 हैविंग बेस 3 के वैल्यू से ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तब तुम लोग ये बताओ log 11 हैविंग बेस रूट 2 और log 15 हैविंग बेस रूट 2, इन दोनों में कौन बड़ा वैल्यू देगा? ऑफ कोर्स ये बड़ा वैल्यू देगा। बेस देख रहे हो 1 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर आर्ग्यूमेंट गिव्स ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो log हैविंग बेस 3, यहाँ मैंने 2 प्लस रूट 3 लिखा और यहाँ मैंने लिखा log हैविंग बेस 3 2 माइनस रूट 3। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? तो सेम बेस है, तो ये वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इस आर्ग्यूमेंट के वैल्यू से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये लॉगरिथम का वैल्यू इसके लॉगरिथम के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बट ये पहला सिचुएशन था, फर्स्ट केस। ठीक है, अब आओ सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या कर रहा है? log x हैविंग बेस b, दूसरा है log y हैविंग बेस b, बेस ग्रेटर देन 1, x एंड y ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? इफ सेम आर्ग्यूमेंट and different base are there, then the log having a small base will be maximum।
ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया जब मान लो बेस अलग अलग है लेकिन आर्ग्यूमेंट का नंबर सेम है। जैसे मैंने बोला log 8 हैविंग बेस 2, log 8 हैविंग बेस 3, log 8 हैविंग बेस 4, log 8 हैविंग बेस 8। तो तुमको बोला गया जो बताओ इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू ये देगा और सबसे छोटा ये देगा। तो बेस अलग अलग है बट बेस शुड ग्रेटर देन 1। ये लॉजिक तभी काम करेगा जब बेस 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट का नंबर सेम है। तो इस सिचुएशन में जो सबसे छोटा बेस होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा। तुम खुद देखो ना, log 8 हैविंग बेस 2 कैलकुलेट करो, ये पक्का 2 क्यूब 3 है। ये वैल्यू स्मॉलर देन 2 होगा, 8 जो है, ठीक है। तो ये वैल्यू पक्का स्मॉलर देन 2 होगा। ये वैल्यू 4 स्क्वायर रहता तो 16 है ना, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू पक्का 1। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा वैल्यू ये दे रहा है। अब इसे मान लो मैंने दिया log हैविंग बेस 7 और यहाँ पे लिखा 500, log बेस 50 यहाँ लिखा 500। तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। तो अगर आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, बेस 1 से ज़्यादा है, तो स्मॉलर आर्ग्यूमेंट विल बी ग्रेटर। ये लॉग बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो और भी डिफरेंट स्केल पे समझ सकते हो ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया सेम आर्ग्यूमेंट 81 लिया, ठीक है। तो एक जगह मैंने बेस 3 रखा, एक जगह मैंने बेस 9 रखा। आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, कैलकुलेट करो। ये 4 दे रहा है वैल्यू, ये वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो देख रहे हो ये वाला वैल्यू ग्रेटर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन, if base lies between 0 to 1 and argument greater than 1, ठीक है। मतलब if base are same and argument are different, then greater argument will be smallest. ग्रेटर आर्ग्यूमेंट विल बी स्मॉलेस्ट। जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा अगर बेस 0 से 1 के बीच में है। तो तुम खुद समझो, यहाँ मैंने लिखा log 16 और बेस लिया हाफ, यहाँ लिया 64 और बेस लिया मैंने 1/2, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया log 128 बेस 1/2। अब एक बात ध्यान दे रहे हो, बेस सेम है, ठीक है।
तो बताओ कौन सबसे बड़ा वैल्यू देगा। तो अगर यहाँ बेस 2 रहता तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है, बट बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो तुम खुद देखो, इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू -6, इसका वैल्यू -8, तो सबसे छोटा वैल्यू ये देगा, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो इसी में अब तुम बोल सकते हो in this situation base are same and argument are different, then a smaller argument will be greatest, है ना। तो तुम ये भी बोल सकते हो in this situation a smaller argument will be greatest, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू दिया यहाँ, ये सबसे छोटा वैल्यू दे दिया। तो आई होप इस तरह से कंपैरिजन करने में आसानी होगा तुम्हें। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, अब और नेक्स्ट सिचुएशन। LOT मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग, ये दिमाग में रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। इफ बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड आर्ग्यूमेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो इफ बेस आर सेम then a smaller argument gives greater value. If base are same, then a smaller argument gives greater value. अब दोनों का दोनों 0 से 1 के बीच में, तो तुम ऐसा सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया log having base half 1/64, log having base half 1/128, log having base half 1/256। तो इसको log की प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करो। ये 2 to the power -1, ये 2 to the power -6, सिंप्लीफाई होकर के ये क्या देगा, +6। सिमिलरली ये सिंप्लीफाई होकर के क्या देगा, 7, ये क्या देगा, 8। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर इन सब में सबसे छोटा आर्ग्यूमेंट ये था। इन तीनों में बेस 0 से 1 है, आर्ग्यूमेंट भी 0 से 1 के बीच में है। तो इसमें जो सबसे छोटा आर्ग्यूमेंट वाला होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, और जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट वाला होगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच है, ग्राफ का नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा यहाँ, ये बताओ log having base 1/4 and 1/25, log having base 1/4 1/100, इनमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, मतलब दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, ठीक है। Now come to if base and argument are different,
बेस एंड आर्ग्यूमेंट, बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर डिफरेंट। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर डिफरेंट है इस सिचुएशन में, जैसे मान लो log 26 हैविंग बेस 5, log 15 हैविंग बेस 4, log 21 बेस 2, ठीक है। तो अब ये पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। यहाँ मैंने चलो ठीक है। तो अब देखो, अगर log 5 और यहाँ 25 रहता तो सीधे हम 2 लिख देते। 26 है तो ये वैल्यू 2 से थोड़ा बड़ा ही होगा। ये वैल्यू 16 है, जैसे log 16 रहता हैविंग बेस 4 तो ये एग्जैक्ट 2 आता, ये एग्जैक्ट 2 आता। बट ये वैल्यू 2 से थोड़ा छोटा है और ये वैल्यू 4 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि तुम खुद देखो log 16 हैविंग बेस 2 4 दे रहा है, तो 21 है तो ये पक्का 4 से तो बड़ा ही वैल्यू होगा। तो इससे रफली अंदाज़ा लग गया जो सबसे बड़ा ये है। मतलब हम बोल सकते हैं log 21 हैविंग बेस 2 इज ग्रेटर देन log 26 having base 5 and this is greater than log 15 having base 4, ठीक है। तो यहाँ पर इस लॉजिक से तुम अप्रॉक्स वैल्यू देख करके तुम बता सकते हो जो कौन लॉग बड़ा है और कौन छोटा है। और ऐसा भी नहीं देगा जो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट में तुम्हें देखना पड़े, जो दोनों लेस देन 2 है तब क्या करेंगे, तो वहाँ लॉग टेबल का ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह का नंबर नहीं देगा तुम्हें, और नंबर दिया तो साइड में उसका वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा। तो ऑब्वियसली जो 4 लॉग दे दिया, चारों स्लाइटली लेस देन 2 है, उसमें इस तरह से ओरली नहीं बता पाएंगे हम, वहाँ लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू देख के बताता है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा कभी नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप लोगों ने लाइन ऑफ थिंकिंग 5 देखा था, और इसमें क्या देखा था, अगर बेस और आर्गुमेंट डिफरेंट है तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू इसको आर्गुमेंट और बेस के हेल्प से इसका अप्रॉक्स वैल्यू देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको तुम लोग बना के और भेजना मुझे, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं प्लस तो डीपीपी है ही तुम्हारे पास, ठीक है यहाँ तक। अब आओ, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब इसको अभी बहुत छोटे लेवल पे इसको पढ़ना है और काफ़ी डिटेल से आगे, मतलब फ्यूचर जब जो टॉपिक है उसमें इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ उतना ही जानकारी तुमको दिया जाएगा जितना लॉग में ज़रूरत हो, और हम बार बार बोल रहे हैं इसको इन डेप्थ 2-3 क्लासेज में जाके ये अच्छे से कवर होता है, ठीक है। तो ये 1-2 एडिशनल पॉइंट्स हैं जो लॉग के बाहर की चीज़ें लॉग में इन्वॉल्व होंगी, तो वो अब तुम्हें समझना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके लिखा है। इसमें पहला आता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है वो देखो। तो इसको तो पहले हम डिनोट करते हैं इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल जैसा, बट इंटरवल इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। क्लोज्ड ब्रैकेट जैसा दिखेगा, बट इसका मतलब क्या हुआ, इस x का जो इंटीग्रल पार्ट है वो y है, ठीक है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं तुमसे, नंबर लाइन पर ये कोई इंटीजर n है
और ये n+1 है। अगर कोई x n से n+1 के बीच में आता है, अगर x इसमें से कोई भी x उठा लो, ठीक है, तो इसका बॉक्स n होगा। If x lies between n to n+1, then its बॉक्स मतलब इंटीग्रल पार्ट। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं या बॉक्स भी बोलते हैं। बॉक्स कोई मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये आम बोलचाल है। बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये n होगा, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे अब तुमसे ये पूछा, जो मान लो x है 5.666, तो इसका बॉक्स क्या होगा? तो तुम खुद सोचो, 5.66 किस दो इंटीजर के बीच लाई करता है? 5 से 6 के बीच। तो अगर x 5 से 6 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका बॉक्स 5 बना देगा। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर और वैल्यू जो है वो इसमें लिस्ट इंटीजर देगा, मतलब 5 से 6 के बीच लाई कर रहा है तो लोअर एंड वाला जो वैल्यू है वो देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको फ्लोट वैल्यू भी कहते हैं या फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं। मतलब तुम ऐसे समझो, जो ज़मीन पे 5 है और रूफ पे 6 है, ये फ्लोर है, ये रूफ है। तो अगर कोई वैल्यू फ्लोर से रूफ के बीच में लाई किया तो इसका बॉक्स, जैसे ही इस वैल्यू में हम ये बॉक्स लगाएंगे तो ये सीधे इसको ज़मीन पे ला देगा, ठीक है। तो ये आया समझ में? ओके। अब इसकी एक और खासियत क्या होती है, इसमें कुछ भी रखोगे ये हमेशा इंटीजर प्रोड्यूस करेगा। इसमें कुछ भी रखोगे इसका मतलब ये हमेशा इंटीजर प्रोड्यूस करेगा। जैसे अब तुमने यहाँ पे बॉक्स ऑफ 5.666 रखा, 5 दिया, यहाँ तुम 1.9999 इनफाइनाइट टाइम्स लिख लो। अब इसको 2 मत लिख देना, क्योंकि तुम खुद सोचो, जो फ्लोर पे 1 है, सीलिंग पे 2 है, तो 1.9992 से थोड़ा सा तो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इस पे बॉक्स लगाओगे बॉक्स इसको सीधे नीचे ले आएगा। इसका मतलब बॉक्स ऑफ 1.999 इसका वैल्यू 1 होगा, या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू इज 1। तो सिमिलरली अगर तुमसे कहा बॉक्स ऑफ √2 क्या होगा, तो 1 होगा। बॉक्स ऑफ 0.236 क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी ने बोला बॉक्स ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 ही होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही फ्लोर पे ही है। तो इससे नोट करने वाली बात क्या निकल के आई, बॉक्स में कुछ भी में बॉक्स लगा दो, एनीथिंग, बॉक्स ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज गिव्स इंटीजर। दूसरा नोट करने वाली बात क्या आया यहाँ पे, बॉक्स ऑफ इंटीजर इटसेल्फ इंटीजर। अगर अंदर में कोई इंटीजर है तो ये हमेशा इंटीजर ही देगा। जैसे बॉक्स ऑफ -2 तो ये -2 ही देगा, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे पूछा -2.36, तब ये क्या हो जाएगा, दिस इज -3। अब नंबर लाइन पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ कहीं -3 है और यहाँ कहीं -2 है। तो अब ज़मीन पे -3 होगा नेगेटिव साइड में और आसमान में -2, तो ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर x इन बिटवीन लाई कर रहा है
तो वो हमेशा ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन में यही कह रहा है, अगर x इन बिटवीन है यहाँ से यहाँ तक तो इसका बॉक्स हमेशा n देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ बॉक्स ऑफ पाई कितना होगा, तो पाई अप्रॉक्स 3.143 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ -4.76 -5 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ -0.26 -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो मान लो अगर मैंने तुमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 having base 8 और where this is GIF, मतलब GIF का मतलब साइड में लिख दिया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बता सकते हो, तब तुम खुद सोचो यहाँ पर, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट 1 से ज़्यादा है और बेस आर्ग्यूमेंट से बड़ा है, ये और ये 1 से ज़्यादा है और ये आर्ग्यूमेंट से बड़ा है, तो ये वैल्यू गारंटेड 0 से 1 में लाई करेगा। तुम खुद सोचो, अगर यहाँ 8 और 8 रहता तब तो 1 देता ना, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ है 5, तो ये पक्का 1 से कम देगा वैल्यू। समझ रहे हो? तो मतलब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, और ये वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, log 5 हैविंग बेस 8, इसका बॉक्स 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 0 होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख लो, जो बॉक्स ऑफ x प्लस और माइनस इंटीजर, तो बॉक्स ऑफ x प्लस और माइनस इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बाहर आ जाएगा। मतलब हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, अगर कहीं पे दिखा जो बॉक्स ऑफ x प्लस -3, तुम इसे ज़रूरत पड़ने पर बॉक्स ऑफ x प्लस 3 या -3 लिख सकते हो। मान लो अगर कहीं पर लिखा है बॉक्स ऑफ x प्लस 7, तो ज़रूरत पड़ने पर बॉक्स ऑफ x प्लस 7 लिख सकते हो। मतलब अगर यहाँ x प्लस हाफ है तब तुम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ। ये ध्यान में रखना। तुम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हो जब ये इंटीजर हो। मतलब इरफान खान के डायलॉग के हिसाब से थी ना वो जज्बा मूवी का डायलॉग, उसके अकॉर्डिंग इंटीजर थी इसलिए जाने दिया, फ्रैक्शन होती तो पास में होती। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये यहीं इसके पास ही रहेगा, इंटीजर है तो फिर ये चला गया। ठीक है? ऐसे ही मजाक किया मैंने। ओके, तो ये तुम्हारा यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? तो जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लो। जैसे अब तुमसे कहा फाइंड x where this denotes greatest integer function GIF if box of x equals to 3, box of 2x equals to 4, box of x equals to half and box of x greater than or equals to 3। ठीक है? तो अब देखो यहाँ तुमसे कह रहा वो सारा x बताओ जिसमें बॉक्स लगा दे तो 3 दे।
तो अगर बॉक्स ऑफ x3 है तो इस बात की गारंटी है जो x पक्का 3 से ज़्यादा एंड 4 से कम रहा होगा। इसे लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू ओपन 4, ये आंसर हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखना, जो अगर यहाँ n ऑफ x है तो इसको तुम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना। ऐसा लिखना गलत है, तुम खुद सोचो ना। जैसे बॉक्स ऑफ 2x है, ठीक है, मैंने x इक्वल्स टू 2.3 दिया तुम्हें, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.3, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर 4.3, तो ये 4 आ गया, और यही मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स ऑफ x लिखा, ठीक है, 2 बॉक्स ऑफ x लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में ये आ गया 2 इंटू बॉक्स ऑफ 2.3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 इंटू 2 4। चलो इस सिचुएशन में तो ये मैच कर गया। एक इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ठीक है। मतलब एक भी अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो उसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो तुम ऐसा समझो, जो जैसे मैंने यहाँ पर लिया बॉक्स ऑफ nx, ठीक है, और n मैंने यहाँ पर ले लिया तुम्हारा cx बाय 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पर x रखा let x इक्वल्स टू 0.256, या कोई सिंपल वैल्यू रखते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा सोचो। जो अगर मैंने इसी में मान लो इसको इस तरह से कैरी करता, जो लेट दिस इक्वल्स टू से 1.999 या 1.9 लो, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर 2 इंटू 1.9, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 3.8, तो ये कितना आ गया 3, और यहीं पर अब तुम देखो 2 इंटू 1.9, तो ये 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 2। तो इसका मतलब इस x के लिए दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, और ये कितना था 4.6 हो रहा था, तो ये 4 आ जा रहा था इसका बॉक्स, और ये भी 4 आ जा रहा था। तो यहाँ मैच कर गया, बट इस x के लिए मैच नहीं किया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है जो हर एक x के लिए दिस नॉट इक्वल्स टू दिस। तो ये ऐसा मत कर देना, जब कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो सीधे आंख मूंद के बाहर कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है ना। इवन और एक आध एग्जांपल देख लो ना, जैसे मान लो मैंने लिखा से 3x, ठीक है, और यहाँ पर लिखा 3 बॉक्स ऑफ x, तो अब तुम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.7 रख दो, ठीक है। तो अब जैसे ही तुमने 1.7 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा 5.1, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, तो देख रहे हो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है।
इन जनरल हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। एक आध कोई सिचुएशन में आ गया तो उसको हम जनरल थ्योरम नहीं बोल सकते हैं। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हें इतना हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, ओके। अब देखो तुम यहाँ तो ये तो हमारा था इंटीजर पार्ट। तो हमने अब सेकेंड पार्ट का आंसर हम यहाँ दे रहे थे। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ 2x। तो अब तुम इस तरह का गलती तो बिल्कुल मत करना जिसको 2 बॉक्स ऑफ x लिख देना फिर 2 इधर भेज देना और आंसर 2 से 3 बोल देना। ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तुम यहाँ से ऐसा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सीधे उसको कैरी करेंगे हम। ठीक है, 2x के साथ ही हम कैरी करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया 2x, तो लिखेंगे 2x बॉक्स ऑफ 2x इज 4। सो 2x बिलोंग्स टू 4 to 5, so x lies between 2 to 5 by 2। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ गया, क्लोज्ड 2 to ओपन 5 by 2। थर्ड, बॉक्स ऑफ कुछ भी इज ऑलवेज इंटीजर। यहाँ ऐसा कोई x नहीं है जिसमें बॉक्स लगाओगे तो वो हाफ देगा, तो ये कभी भी हाफ के इक्वल नहीं हो सकता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर सीधे 5 लिख दोगे। एंड फोर्थ बोला है वो सारा x बताओ जिसमें बॉक्स लगा दे तो वो 3 या उससे ज़्यादा देगा। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, नंबर लाइन पे 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे इंक्लूडिंग 3 तो उसमें बॉक्स लगाने पे जो भी इंटीजर आएगा वो हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। इस केस में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 to इनफाइनाइट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा बॉक्स होता क्या है। ठीक है, अभी बताएंगे इसका लॉग में क्या काम है। फिलहाल अभी ये समझो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर या बॉक्स कहते किसे हैं और इसका छोटा सा भी क्या रोल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज fractional part of x equals to x minus box of x। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो जो बचेगा उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अब देखो ये सिंबल जो है कर्ली ब्रैकेट, ये मल्टीपल नोटेशन है, ये सेट्स में भी यूज होता है। फिलहाल ये ब्रैकेट जो है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो तुम बोलोगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे जो कब इसको सेट समझेंगे कब फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक बात ध्यान में रखना, जो जब कभी भी ये या ऐसा क्वेश्चन में दिया है और उसका रोल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है या फ्रैक्शनल है तो क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा, या तो बोल देगा राइट डाउन इट्स फ्रैक्शनल पार्ट लैंग्वेज में, या वेयर दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट। और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसको क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड ब्रैकेट और इसको कर्ली ब्रैकेट ही ट्रीट करोगे। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग से ये हमेशा स्पेसिफाई किया रहेगा, ऑलवेज। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो अब देखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर अब मैंने पूछा तुमसे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.33 क्या होगा, तो x कितना है 2.33 माइनस बॉक्स ऑफ 2.33, बॉक्स से क्या बना देगा 2, 2.33 में 2 माइनस कर दो तो क्या बचा 0.33, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा।
तो मतलब क्लास 6-7 में जो पढ़ा था ना इंटीजर एंड फ्रैक्शन, वही है ये कुल मिला के। ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर मैंने तुमसे पूछा 0.12 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो 0.12, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज दैट एक्सप्रेशन माइनस ऑफ इट्स बॉक्स। तो अब नोट करने वाली बात, बॉक्स ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज 0 से 1 के बीच होता है। तुम खुद सोचो ना, कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर सोचो, कितना भी बड़ा, 2.99999 है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा ये, तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, और ये ना कभी निगेटिव होता है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.36 बोला, तुम क्या लिखोगे यहाँ, -1.36 माइनस ऑफ बॉक्स -1.36, तो ये हुआ -1.36 माइनस ऑफ, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2, तो -1.36 +2, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना निकल के आएगा, 64। इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हुआ। तो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा लाई करेगा 0 से 1 में। तो अब किसी ने पूछा अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट में 5 रख दिया तो 5 माइनस बॉक्स ऑफ 5 मीन्स 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, नोट 2 जो इफेक्टिवली यहाँ लिखने वाले थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर रखो 0 हो जाएगा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.71, अब इसे 0 मत लिख देना, ये हो जाएगा 0.71। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन का रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जैसे तुमने बॉक्स में देखा था, जो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर को हम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर लिखते थे, यहाँ तुम फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को 0 बना देता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर दिखा तो सीधे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5 दिखा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा। क्लियर है? तुम ऐसा समझो ना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.26 है, अब इसे हम क्या लिख दें, 5 + 0.26, इसका वैल्यू 0.26 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.26 इटसेल्फ 0.26। तो तुमने यहाँ पर देखा क्या, बेसिकली जो ये x है और ये इंटीजर है, तो ये फाइनली तुम्हें इंटीजर को 0 बना दे रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट लिखते कैसे हैं इसको ध्यान में रखना। फिलहाल अभी इतना ही ज़रूरत है, इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ना है आगे क्लास 12th में, ठीक है। अब और तुम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो ये कुछ लॉग के वैल्यूज़ हैं, इसे तो मैं मेमोराइज करना, ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन वैल्यूज़ हैं, इनका बार बार ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वैल्यू लॉग टेबल से देखना सीखोगे। फ़िलहाल तो इसे रट लो, इवन केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ेगा
और मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज हैं। बस ये 4 याद रखो, इससे काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तब जैसे log 2 हैविंग बेस 10 है, तो अब log 4 का ज़रूरत पड़ा तो तुम तो अब यहीं से निकाल सकते हो ना। इसे log 4 को क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो विच इज़ 2 इंटू log 2 हैविंग बेस 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.3010, तो ये क्या आ जाएगा 0.6020, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर log 6 हैविंग बेस 10, तो log 6 हैविंग बेस 10 को क्या लिख सकते हैं log 6 विच इज़ 2 इंटू 3, इसे क्या लिख सकते हो log 2 हैविंग बेस 10 प्लस log 3 हैविंग बेस 10। log 2 हैविंग बेस 10 क्या होगा 0.3010 प्लस log 3 0.4771, ऐड कर दो, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें, डेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर let log b having base a equals to a number k, ठीक है। तो let log b having base a equals to a number k, तो अब यहाँ पर ये जो तुम पढ़ रखी हो, जो log जो होता है ये एक नंबर होता है, ये कोई ना कोई तो वैल्यू ही देगा ना। जैसे मान लो log 2 हैविंग बेस 10, ये तो कुछ तो वैल्यू दिया ना, क्या दिया वैल्यू 0.3010। log 8 हैविंग बेस 2 का वैल्यू कितना है 3। तो मान लिया ये कोई लॉगरिथम है, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम, ठीक है। इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मैंटिसा कहलाएगा। मतलब देन बॉक्स ऑफ के, डेट इज बॉक्स ऑफ लॉग बी हैविंग बेस है। और अभी मैंने बॉक्स के बारे में बताया था तुम्हें, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इंटीग्रल पार्ट या इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ के, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाएगा, मतलब log b हैविंग बेस ए कोई नंबर है, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। तो मैंटिसा इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के विच इज log b हैविंग बेस a, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर तुम देखो, जब तुमसे पूछा जो राइट द कैरेक्टरिस्टिक and मैंटिसा of following logarithm, ठीक है। तो log 4 हैविंग बेस 2, ये 2 है। तो तुमसे पूछा इस log का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो मैंटिसा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तुमसे पूछा बताओ log 3 having base 10, log 3 having base 10 0.4771, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे? तो इस सिचुएशन में कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग ठीक कर लो यहाँ पे, इस सिचुएशन में यहाँ पर ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मेंटिसा 0 है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटिसा इस सिचुएशन में क्या होगा? 0.4771। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है? आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब कोई लॉग दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक और फ्रैक्शनल पार्ट मेंटिसा होता है। अब जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ log 8 हैविंग बेस 2, तो log 8 मतलब क्या लिखोगे यहाँ? 2 क्यूब। प्रॉपर्टी वाइज ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? log 2 हैविंग बेस 10। log 2 हैविंग बेस 10 क्या होगा? तो log 2 की वैल्यू 0.3010, कैलकुलेट कर लो 0.9030। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड व्हाट अबाउट मेंटिसा? तो मेंटिसा इज 0.9030। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह का निकल के आता है, बट उसके पहले एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो, फिर इलस्ट्रेट करेंगे। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स having characteristic as alpha when base of log is x will be x to the power alpha plus 1 minus x raised to the power alpha. So take x to the power alpha common, what you will get? You will get x minus of 1। ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हो सकता है तुम्हें ये नहीं समझ में आया हो। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बताना चाहते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ जैसे तुमसे ये पूछा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x for which log x having base 3 have characteristic फोर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या है वो देखो। तो कह रहा है जो log x हैविंग बेस 3, अब यहाँ पर कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x रख पाएंगे। ठीक है, जिसको हम log हैविंग बेस 3 में यहाँ वैल्यू रखते जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक उसका 4 मिलता जाए, 4 मिले, 4.1, 4 पॉइंट समथिंग इस तरह से मिलता चला जाए। तो ऐसे x के कितने वैल्यूज रख सकते हैं? तो तुम बोलोगे तो ऐसे तो बहुत सारे रखेंगे।
तो लेकिन उनको अब हम लॉजिकली काउंट कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। अब पहली बार 4 कब मिलेगा? जब तुम यहाँ 3 to the power 4 रखोगे, तो ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब 3 to the power 4 इधर शिफ्ट हो गया, तो बचा क्या? log 3 हैविंग बेस 3, मतलब log हैविंग बेस 3 81 का कैरेक्टरिस्टिक 4 है। अगर 80 रहता तो ये 3 पॉइंट समथिंग होता, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाता। यानी जर्नी x का 81 से स्टार्ट हुआ, अब 82 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। कब तक 4 देता जाएगा बताओ? तो जब 3 to the power 5 जब तक ना आ जाए। इसका मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ 3 to the power 4 से, गया कहाँ तक? 3 to the power 5। अब जा कर के यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक 5 मिलना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब 3 to the power 4 से 3 to the power 5 के बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या उसको अब एक एक करके काउंट करेंगे? तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 to the power 5 to 3 to the power 4 इंक्लूडिंग 3 to the power 4, इसको इंक्लूड करके, तो इसको काउंट करने का तरीका कितना हो गया? तो 3 to the power 5 माइनस 3 to the power 4, सिंप्लीफाई कर दो। इसका मतलब इसे 162 इंटीजर है जिसको हम यहाँ रखें और लॉग का बेस 3 दें, तो उन सब में कैरेक्टरिस्टिक 4 मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में? और एक एग्जांपल देख लो, एकदम सेम टाइप का, इसका फॉर्मेट फिक्स है क्वेश्चन का। हालांकि वीडियो पॉज करके इसको तुम खुद अटेम्प्ट करोगे। तुमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ integers, find the number of integers which have characteristic (11) if the base of log is 7। ठीक है, तो देखो अब यहाँ कहना क्या चाह रहा है तुमसे। log x हैविंग बेस 7, तो दिस इज 11 पॉइंट समथिंग। मतलब कह रहा है यहाँ x क्या रखें ताकि 11 कैरेक्टरिस्टिक मिलता जाए, 11 पॉइंट समथिंग, इस तरह से। ठीक है, तो अगेन सेम लॉजिक। पहली बार 11 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू तुम 7 to the power 11 रखोगे। ठीक है, कब तक मिलता जाएगा? जैसे ही यहाँ 7 to the power 12 पहुंचोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 12 into log 7 हैविंग बेस 7। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको यहाँ रखेंगे और लॉग लगाएंगे जिसका बेस 7 हो, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक 11 मिलेगा। तो पूछा ऐसे कितने x के वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं, तो वो x का वैल्यूज क्या होगा? तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन 7 to the power 12 to 7 to the power 11 इंक्लूडिंग दिस नंबर। तो डिफरेंस ले लो, तो आंसर विल बी 6 into 7 to the power 11। अब इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, अब और नेक्स्ट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक।
number of digits in a integer of the form a raised to the power b। ठीक है, तो कह रहा इफ अ, कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो, इफ अ नेचुरल नंबर हैज characteristic alpha when base of log is 10, then it will have alpha plus 1 digits। ऐसे भी देखो जनरल लॉग टेबल में बेस 10 ही चलता है, ठीक है, ओके। तो ये कहना अब क्या चाह रहा है वो समझो। तो कहना ये चाह रहा है अब तुमसे, जो तुमको बोला बताओ 2 to the power 100 का कुछ तो वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू क्या है नहीं मालूम, बट वो कितने डिजिट का इंटीजर प्रोड्यूस करेगा ये बताना है। जैसे तुम्हें मालूम है 2 to the power 3 8 होता है, 2 to the power 10 24 होता है। तो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, समझ रहे हो। तो अब तुम्हें ये नहीं बताना जिसका वैल्यू क्या है, तुम्हें ये बताना है जो 2 to the power 10 कितने डिजिट का नंबर होगा, 2 to the power 3 कितने डिजिट का नंबर होगा। तो बताओ 2 to the power 100 कितने डिजिट का नंबर होगा, समझ रहे हो। तो अब इसका शुरुआत कैसे करें वो देखो। ये तो ऐसे ही देसी लैंग्वेज था तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने, बट तुम इसे ट्रांसलेट करके लिख देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए तुम्हें ये वैल्यू तो याद रहना चाहिए, log 2 log 3 जो मैंने ऊपर में बताया है, ये सारे फंडामेंटल वैल्यू तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ये बार बार इनका ज़रूरत पड़ेगा, इसे रट लो। इवन केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ेगा, रटो इसे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 2 to the power 10, चलो मुझे मालूम है इसका वैल्यू, बट अभी हम जो बताना चाह रहे हैं वो, तो हमें ये बताना ये कितने डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो शुरुआत किसे करेंगे, तो लेट 2 to the power 10 equals to k। now taking log on both sides having base 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 2 raised to the power 10 log k having base 10। तो ये क्या आया log k having base 10। इसे क्या लिख सकते हो तुम 10 into log 2 having base 10। अब तुम्हें मालूम है log 2 का वैल्यू 0.3010, तो ये 3.010। अब k तुमने इसको एज्यूम किया है, मतलब log having base 10 ऑफ दिस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 3 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 आया
इससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 3 + 1, हमेशा एक ज़्यादा। यही मैंने यहाँ लिखा है। इफ़ अ नेचुरल नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक अल्फ़ा व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10 देन इट विल हैव अल्फ़ा + 1 डिजिट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, जैसे 3 to the power 100 ले लो। तो 3 to the power 100 कितने डिजिट का नंबर है अभी नहीं पता, लेकिन अब हम इस मेथड से पता कर सकते हैं। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 3 to the power 100 = k, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लो। तो ये क्या आया, log k हैविंग बेस 10 इज 100 into log 3 हैविंग बेस 10। 100 into log 3 हैविंग बेस 10 का वैल्यू कितना होगा? तो log 3 इज 0.4771। ये कितना होगा? 47.71। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? देखो कैरेक्टरिस्टिक 47 आया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? एक ज़्यादा, 48। समझ रहे हो? इसका मतलब 3 to the power 100 वैल्यू क्या आएगा नहीं पता, लेकिन ये पता है जो 48 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है।